विजयनगर महाराज कृष्णदेवराय का साम्राज्य, धन धान्य से भरपूर्ण इस राज्य की समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। विजयनगर के वैभव ने पड़ोसी राजाओं को चकित कर रखा था। सभी जानना चाहते थे कि विजयनगर की समृद्धि और वैभव का रहस्य क्या है। विजयनगर के पास ही सप्तद्वीप नौखंड नाम का एक वैभवशाली राज्य था। मान्यता थी कि प्राचीन काल में विजयनगर के पार्श्व से एक वेगवती नदी गुजरती थी, जिसके बीच में जगह जगह पर पाषाण खंड उभरे हुए थे। कालांतर में नदी का पानी कम होने लगा और ये पाषाण खंड द्वीपों के रूप में प्रकट होने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह नदी सूख गई और यहाँ निर्जन स्थल प्रकट हो गया। नदी के सूखते प्रकट हुए द्वीपों की संख्या 7 थी, इसलिए उस निर्जन स्थान को सप्तद्वीप के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नदी के सूखने या लुप्त हो जाने के बाद प्रकट हुई धरती को नौखंड की संज्ञा दी गई। इस प्रकार इस निर्जन स्थल को सप्तद्वीप नौखंड कहा जाने लगा। सप्तद्वीप नौखंड एक ऐसा स्थान था जहां चट्टानें अधिक थी, इसलिए खेती पर निर्भर मनुष्य को यह निर्जन स्थल अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता था। किंतु नदी के विलुप्त होने के कारण प्रकट हुई धरती में अद्भुत उर्वरा शक्ति थी। कुछ ही वर्षों में सप्तद्वीप नौखंड की धरती हरियाली से बैंक हो गई। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां वहां उग गई आई थी। शीघ्रता से बढ़ने वाले पौधों ने जल्द ही पेड़ का रूप ले लिया था। वनस्पतियों में फूल और फल लगने लगे। पेड़ों पर चिड़िया ने पनाह लेना आरंभ कर दिया। यह इस नौखंड की वो अवस्था थी जब उधर से गुजरने वाले यात्रियों को यह निर्जन वनस्थल अपनी प्राकृतिक संपदा की ओर आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे वहां आकर लोग बसने लगे। सप्तद्वीप नौखंड नाम से प्रसिद्ध यह स्थल अब मनुष्य के रहने योग्य बनाया जाने लगा। चट्टानें तरासी गई। समतल भूमि पर पीछे घास फूस की जगह छान और धान की हरियाली छाने लगी। गेहूं, मक्का, ज्वारा, बाजरा जैसे मानवोपयोगी अनाज उगाए जाने लगे। झाड़ झाखांड के स्थान पर फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जाने लगे। इस तरह सप्तद्वीप नौखंड की धरती अपने प्राकृतिक व ऐश्वर्य से ओतप्रोत हो गई। वहां बसने वाले लोग किसी एक प्रांत के नहीं थे। विभिन्न प्रांतों से आकर बसे लोगों के साथ कोई वंशावली नहीं थी, कोई वंश वृक्ष नहीं था। वे सबके सब अपने अतीत छोड़ आए थे, वंश बंधु से दूर थे। इसलिए इस सप्तद्वीप नौखंड में एक मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय हुआ। परस्पर सहयोग की संस्कृति, साहचर्य की संस्कृति, समुच्चय प्राप्त करने के लिए सतत कर्मशील रहने की संस्कृति। जहाँ एक दूसरे की गति प्रगति का ध्यान रखने वाले लोग बसते हो, वहाँ वैभव स्वयं प्रकट होता है। ऐसा ही हुआ सप्तद्वीप नौखंड में। वहाँ फल फूल और अनाज का प्रचुर उत्पादन होने लगा। सप्तद्वीप नौखंड से फल, सब्जियां और अनाज पड़ोसी राज्य के लोग खरीदकर ले जाने लगे। इस तरह सप्तद्वीप खंड में व्यापारिक संरचना भी तैयार होने लगी। परस्पर सहयोग पर निर्भर वहां के निवासियों ने अपने लिए एक शासन प्रणाली भी विकसित कर ली। इस तरह सप्तद्वीप नौखंड ने एक राज्य का रूप अख्तियार कर लिया। चूंकि विजयनगर के पास ही बसा हुआ था यह सप्तद्वीप नौखंड, इसलिए वहाँ की व्यापार प्रणाली और शासन प्रणाली दोनों पर विजयनगर का प्रभाव था। विजयनगर के शिल्पियों द्वारा निर्मित विविध सामग्री सप्तद्वीप नौखंड को भेजी जाती थी और बदले में वहाँ से साग सब्जी, फल और अनाज विजयनगर के लिए लाते थे। महाराज कृष्णदेवराय के पूर्वजों के समय से ही वह विनिमय परंपरागत चल रही थी। महाराज कृष्णदेवराय के समय में सप्तद्वीप नौखंड लोक समर्पित महाराज थे विचित्र भानु। महाराज विचित्र भानु में विश्वर्य की लिप्सा अधिक थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सैन्य दल का गठन किया। उनसे पूर्व जिस किसी का शासन सप्तद्वीप नौखंड राज्य पर हुआ, उसने राज्य के पारंपरिक या व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने का काम ही किया था। किसी भी राज्य से आने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवास के लिए खुली सुविधा थी। विचित्र भानु ने शासन संभालते ही कई तरह की निषेधाज्ञा जारी की। उसने सत्ता में आते ही राज्य में प्रवेश करने वाले व्यापारियों से वाणिज्यिक शुल्क की वसूली अनिवार्य कर दी। सप्तद्वीप नौखंड में वाणिज्यिक प्रवेश पर शुल्क लगाए जाने के परिणाम स्वरूप कई पड़ोसी राज्यों से उसके राजनयिक संबंध सामान्य नहीं रह गए। महाराज विचित्र भानु की धन लिप्सा बढ़ती गई। उसने अपने प्रजा से भी विभिन्न मदों में शुल्क लेने का चलन आरंभ किया। महाराज विचित्र भानु के इन कदमों से सप्तद्वीप नौखंड की
प्रजा में क्षोभ उत्पन्न होने लगा। प्रजा की प्रतिक्रिया से बेपरवाह महाराज विचित्र भानु अपनी ही गति से बढ़ रहा था। उसने अपने सैन्य बल की स्थापना के बाद एक गुप्तचर संगठन की आवश्यकता भी महसूस की और शीघ्र ही उसके राज्य में पहली बार गुप्तचर संगठन की संरचना तैयार हो गई। उसका दर्प बढ़ रहा था। वह गुप्तचर संगठन से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करने लगा। सप्तद्वीप नौखंड में पहली बार ऐसा हुआ जब राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद की राह बंद हो गई। पहले सप्तद्वीप नौखंड का राजा किसी भी कार्य के आरंभ से पहले प्रजा की राय लेना आवश्यक समझता था। विचित्र भानु के शासनकाल में प्रजा राजा संवादी पारिपाटी का पट्टापेक्ष हो गया। अपनी ही धुन में मग्न महाराज विचित्र भानु अब अपने सैन्य बल और गुप्तचर संगठन के बूते स्वेच्छारी होने लगा। वहाँ जहाँ कहीं भी जाता उसके आसपास चुनिंदा लड़कों का सशस्त्रता दस्ता उसकी सुरक्षा के लिए तैनात रहता था। सप्तद्वीप नौखंड की प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगा। शुल्क वसूली के कारण राज्य में राजस्व की वृद्धि अवश्य हो रही थी, किंतु प्रजा सुखी नहीं थी। निषेधाज्ञा के कारण सप्तद्वीप नौखंड में व्यापारियों का आना जाना कम होने लगा। पड़ोसी राज्यों में जहाँ कई भरे सप्तद्वीप नौखंड से वनोपजों का निर्यात होता था, वहाँ अब सप्तद्वीप नौखंड के व्यापारियों का महत्व कम होने लगा। गुप्तचर संगठनों से राज्य की लगातार कम होती साक्ष्य सूचना मिलने पर महाराज विचित्र भानु को समझ में नहीं आया कि उसके राज्य के प्रति पड़ोसी राज्यों के व्यवहार के आए परिवर्तन का कारण क्या है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो यह इस परिवर्तन का कारण जानने के लिए पड़ोसी राज्य में अपने गुप्तचरों का एक सर्वेक्षण दस्ता भेजेगा। यह दस्ता अन्य बातों के अलावा यह भी पता करेगा कि वहाँ बसे सभी राज्यों में सबसे लोकप्रिय शासक कौन है तथा सबसे वैभव संपन्न राज्य कौन सा है। अपने इस निर्णय तक पहुँचने में महाराज विचित्र भानु ने अपने मंत्रियों, दरबारियों अथवा प्रजाजनों से कोई सलाह लेने की आवश्यकता भी नहीं महसूस की। अपनी सनक में वह गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता रहा। सर्वेक्षण दस्ता तैयार करने की मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और उनसे बातचीत करते हुए कुछ गुप्तचरों को पड़ोसी राज्य के आंतरिक सर्वेक्षण के लिए भेज दिया गया। इन गुप्तचरों को निर्देश मिला कि वे संबंध राज्य में जाए और वहाँ सामान्य नागरिक की तरह रहकर यह जानने का प्रयत्न करे कि वहाँ की प्रजा और राजा के बीच कैसा संबंध है। क्या उस राज्य की प्रजा खुशहाल है? क्या प्रजा के बीच राजा लोकप्रिय है? ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए गुप्तचरों के सर्वेक्षण दस्ते के सदस्य आसपास के राज्यों में प्रवेश कर गए। उन्हें अधिकतम 6 माह की अवधि में अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लेने का निर्देश मिला था। 6 माह की अवधि पूर्ण हुई। सप्तद्वीप नौखंड के गुप्तचर पड़ोसी राज्यों से लौटे। महाराज विचित्र भानु को गुप्तचरों ने एकत्र की गई सूचनाएं सौंपी। इन सूचनाओं के अध्ययन से उसे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी राज्य विजयनगर सबसे वैभवशाली राज्य है, वहाँ की प्रजा खुशहाल है और वहाँ के राजा महाराजा कृष्णदेव राय अपने राज्य में तो सर्वाधिक लोकप्रिय है। आसपास के राज्यों में उनके जैसा लोकप्रिय राजा कोई नहीं है। सर्वेक्षण दस्ते से मिली सूचनाओं के निष्कर्ष से महाराज विचित्र भानु आहत हुआ। इन सूचनाओं से उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी। अब उन पर यह जानने की सनक सवार हो गई कि विजयनगर में ऐसा क्या है जिससे वहाँ के लोग खुशहाल है। सर्वेक्षण दस्ता एक बार फिर सक्रिय हो उठा। कुछ दिनों में ही महाराज विचित्र भानु को सर्वेक्षण दस्ते का सर्वेक्षण निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विजयनगर के लोग परिश्रमी है। प्राय प्रत्येक घर में रोजगार का कोई न कोई परंपरागत साधन है। वहाँ कपड़े बुनाने वाले लोग गांव का है तो मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का भी गांव है। लोह का काम करने वाला भी गांव है तो सोना और चांदी का काम करने वाला भी गांव है। पूरे विजयनगर में कुटीर और लघु उद्योग का जाल बिछा हुआ है। खेत खलिहानों में काम करने वाले लोगों के पास भी कोई न कोई पारंपरिक धंधा अवश्य है। विजयनगर के सभी गांवों में एक समय यह भी है कि वहाँ के प्रत्येक परिवार के पास दुधारू पशु उपलब्ध है। गाय, भैंस, बकरी हर परिवार में है, इसलिए दूध, दही, घी, मक्खन आदि की बहुतायत है। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के पास भी एक समृद्ध गौशाला है। दुग्ध उत्पादों को विजयनगर के वैभव का मुख्य आधार माना जाता है। दुग्ध उत्पादों की प्रचुरता और उपलब्धता से ही विजयनगर के निवासी रुष्ट, धुष्ट, पुष्ट, तंदुरुस्त है। वहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हथियार से भी टक्कर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। महाराज विचित्र भानु ने जब सर्वेक्षण दल का यह निष्कर्ष सुना तब चिंतित हो उठा। उसने तो स्वयं को ही सबसे सामर्थ्यवान राजा मान लिया था। सर्वेक्षण दल से विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में उसे जो जानकारियां मिली उससे वह उद्वेलित हो उठा। स्वयं को सबसे प्रतापी मानने का दंभ पालने वाले कभी भी अपने आगे किसी अन्य की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर पाते थे।
महाराज विचित्र भानु का भी यही हाल था। उसमें विजयनगर की समृद्धि के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ। इस ईर्ष्या में पड़े सामान्य मनुष्य की तरह वो भी तिल-तिल करने लगा। अंततः उसने अपने गुप्तचर संगठन को निर्देश दिया कि संगठन के सदस्य कोई ऐसी तरकीब अपनाए जिससे विजयनगर के लोग अपनी गायों को शीघ्रता से बेचने का निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाए। और इस प्रकार सप्तद्वीप नौखंड का गुप्तचर संगठन पड़ोसी राज्य विजयनगर में सक्रिय हो गया। एक दिन महाराजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे थे। आम दिनों की तरह दरबार में कामकाज चल रहा था। दरबार में चर्चा चल रही थी कि विजयनगर के गांव में इन दिनों को एक ही चर्चा चल रही कि कोई भीषण संक्रामक रोग से आसपास के राज्यों में मवेशी मर रहे हैं। आमतौर पर यह रोग दुष्ट पुष्ट गायों पर तेजी से असर डालता है, बैल और बछड़ों पर कम। ग्रामीण इस संक्रामक रोग के बारे में सुनकर आतंकित हो उठे और कई इस रोग से प्रभावित होकर उनकी गाय ना मर जाए इसलिए वो चिंतित हो उठे। महाराजा कृष्णदेवराय के कानों में यह बात पड़ी तो उन्होंने संक्रामक रोग की चर्चा करने वाले दरबारी को टोक दिया। सुकेतु फिर से बोलना, गायों को कौन सा रोग लग रहा है? ग्रामीणों में कैसा आतंक है? महाराजा कृष्णदेवराय में अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशीलता थी, इसलिए प्रजा से जुड़ी छोटी छोटी बात पर वो ध्यान दिया करते थे। उनके टोकते ही उनकी दरबार सुकेतु अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज मेरे गांव के लोग डरे हुए हैं, उनके गांव को कोई छूत का रोग नहीं लग जाए। पूरे गांव में इन दिनों इस बात की चर्चा चल रही कि एक रोग बहुत तेजी से फैल रहा है। इस रोग के प्रभाव में आने के बाद गाय तुरंत मर जाती है और इस गांव में इस रोग से एक गाय मरती है तो फिर उस गांव में ताबड़तोड़ गायों के मरने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। यह विचित्र रोग आमतौर पर पूर्ण स्वस्थ गायों पर ही अपना प्रभाव तेजी से डालता है। तो तुम यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे गांव में गायों की महामारी फैल गई है? महाराज कृष्णदेवराय ने पूछा। सुकेतु ने जी हाँ महाराज कहा। महाराज ने इशारा करके सुकेतु को बैठ जाने का संकेत किया। सुकेतु अपने आसन पर बैठ गया। इसके तुरंत बाद एक अन्य दरबारी, महाराज इस तरह की चर्चा मेरे गांव में भी हो रही है। कुछ अन्य दरबारियों ने भी समान सूचना महाराज को दे दी। उस समय दरबार में तेनालीराम भी उपस्थित था। दरबार में ही हो रही चर्चाओं से महाराज कृष्णदेवराय चिंतित हो उठे। महाराज के चेहरे पर की रेखाएं देखकर तेनालीराम सक्रिय हुआ। उसने आसन से उठकर उन सब सभासदों से पूछा, क्यों भाइयों, आप में से और किसी ने गाय की महामारी के बारे में सुना है? कई स्वर उभरे, महीने। तेनालीराम ने फिर एक सवाल पूछा, बंधु क्या आपसे किसी ने महामारी से गई गायों को मरते देखा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने तेनालीराम की इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। तेनालीराम की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उस दिन दरबार के समापन तक महाराज और तेनालीराम दोनों गंभीर बने रहे। महाराज चिंतित थे कि उनके राज्य के मवेशियों पर किसी अनजाने संक्रामक रोग का खतरा मंडरा रहा है और तेनालीराम इस घटना में किसी षड्यंत्र की संभावना पर विचार कर रहा था। दरबार के समापन के बाद जब भी सभी सभासद लौट गए तब महाराजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम क्या तुमने कभी ऐसे रोग के बारे में सुन रहा है जिसका प्रकोप केवल स्वस्थ और धष्टपुष्ट गायों पर ही होता है? इतनी अवस्था हो जाने के बाद भी मैंने पहले ऐसी महामारी के बारे में नहीं सुना था। तुमने सुना हो तो बताओ। यह एक गंभीर समस्या है और इसका समस्या को सुलझाना मेरा राजधर्म है। महाराज की बातें सुनकर तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, इससे पहले मैंने कभी इस तरह की किसी महामारी के बारे में नहीं सुना है। लेकिन आप चिंता ना करो, शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि कोई रोग है तो उसका निदान राज्य वैद्य निकाल ही देगा। और हम हाथ पर हाथ धरे तब बैठे रहते थे। महाराज कृष्णदेवराय ने कुपित स्वर में पूछा, नहीं महाराज, मुझ पर भरोसा करे, मैं सक्रिय हो चुका हूँ। तभी मैंने निवेदन दिया है कि शीघ्र ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मैं इससे अधिक कुछ ही कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तेनालीराम ने विनम्रता के साथ महाराजा कृष्णदेवराय को ये कहा। तेनालीराम का उत्तर सुनकर महाराज मौन हो गए। वह उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गए। वह चिंतित था, पता नहीं क्यों उसका दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसा रोग भी होता है जो केवल स्वस्थ गायों को अपनी चपेट में लेकर पलों में उसे मार डालता है। ऐसा तो सर्पदंश में भी नहीं होता है। दूसरे दिन महाराज कृष्णदेवराय का दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपने स्थानों पर विराजमान थे। महाराज कुछ विलंब से आए। दरबार में चर्चा हो रही थी। विजयनगर के कुछ गाँव में मवेशियों के व्यापारी घूम रहे थे और ग्रामीण बहुत कम मूल्य लेकर उनसे गाय बेच रहे थे। महाराज कृष्णदेवराय जब तक ये बात पहुंची उन्होंने पश्चाताप
प्रताप की मुद्रा में कहा, आहा अब यही होना था। विवश से महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम के आसन की ओर देखा। आसन रिक्त था। तेनालीराम दरबार में उपस्थित नहीं था। महाराज को एक कचोट सी लगी हुई। इस समय तेनालीराम की आवश्यकता तीव्रता से महसूस कर रहे थे। दरबार में कामकाज चल रहा था। महाराज कृष्णदेवराय बार बार तेनालीराम के आसन की ओर देख रहे थे। आसन रिक्त था। उस दिन दरबार के समापन तक तेनालीराम नहीं आया। उसने दिन दरबार में तेनालीराम सशस्त्रता बल के जवानों के साथ दरबार में उपस्थित हुए। सशस्त्रता बल के जवानों ने 5 अजनबियों को रस्सियों में जकड़कर महाराज के सामने प्रस्तुत किया। महाराज कृष्णदेवराय जब कुछ भी समझ नहीं पाए आए तब पूछा, ये सब क्या है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज यह सब एक बड़े षड्यंत्र का छोटा सा हिस्सा है। कृपया इन गिरफ्तार लोगों को कारागार में डालने का आदेश दिए। इन लोगों पर आरोप है कि भोले भाले ग्रामीणों को झांसा देकर उनकी गायें बहुत कम मूल्य में खरीद रहे थे। इस काम में एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। ये लोग उसी गिरोह के सदस्य हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद तेनालीराम ने, महाराज शेष बातें न्यायिक प्रक्रिया के सामने हो जाएगी। इन लोगों को कारागार में डालने का निर्देश दे। इनसे बरामद हुई कई गायों को राज्य की गौशाला में रखने की व्यवस्था करा दे। भविष्य में गायें इन बदमाशों के अपराध का साक्ष्य बनेगी। इन गायों के वास्तविक स्वामियों का नाम पता आदि सुरक्षा अधिकारी की पंजी में है। शेष बातें मैं बाद में करूंगा। अभी मुझे कुछ विशेष कार्य है जो राज्य हित में परम आवश्यक है, इसलिए मुझे अनुमति दे। महाराज कृष्णदेवराय कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उससे पूर्व ही तेनालीराम मुड़कर तेजी से दरबार के बाहर चले गए। दरबार में थोड़ी देर तक सन्नाटा छा उठा। रस्सी में बंधे लोग के अर्थ स्वरों से यह सन्नाटा टूटा। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई। महाराज कृष्णदेवराय ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? महाराज हम लोग पड़ोसी राज्य के सप्तद्वीप नौखंड के मवेशी व्यापारी है। आपके राज्य में आकर हम पहली बार मवेशी खरीदी कर रहे थे। हमें गिरफ्तार कर लिया। महाराज हमने कोई अपराध नहीं किया है। हम ग्रामीण द्वारा बताए गए मूल्य पर ही उनसे गाय खरीद रहे थे कि हमें पकड़ लिया गया और हमसे खरीदी गई गाय छीन ली गई। महाराज न्याय करो। महाराज कुछ कहते ही महामंत्री ने वो आसन से उठकर प्रश्न किया, तुम सब नौखंड के मवेशी व्यापारी हमारे राज्य में मवेशी के व्यापार के लिए कैसे आ गए? तुम्हारे राज्य में तो व्यापारियों के प्रवेश पर शुल्क लिया जाता है, फिर दूसरों के समान सुविधा तुम निःशुल्क कैसे प्राप्त कर सकते हो? महाशय आपके राज्य में विधि सम्मत दृष्टि से किसी भी तरह के प्रवेश शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। यदि होता तो हम यह वैधानिक शुल्क अवश्य लेते थे। महाराज कृष्णदेवराय को उस व्यक्ति का उत्तर किसी राज्य के सामान्य नागरिक का उत्तर नहीं लेगा। उन्होंने महामंत्री को मौन हो जाने का संकेत किया और सुरक्षा अधिकारी को निर्देश किया कि गिरफ्तार लोगों को कारागार में डाल दिया जाए। तेनालीराम की उपस्थिति में ही उनके अपराध अथवा दंड के बारे में चर्चा होगी। 3 दिनों के बाद महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। भरे दरबार में 5 महिलाओं और 5 पुरुषों का सुरक्षा कर्मियों ने उपस्थित किया। इन सबके हाथ पीछे की ओर बंधे थे। महाराज के सामने उपस्थित होते ही ये लोग दुहाई दुहाई चिल्लाने लगे। महिलाएं विलाप करने लगी। उनके बिलखने से पूरा दरबार पर रह गया। महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में इससे पहले कभी ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं हुआ था। महाराज कुछ कहते या फिर दरबारियों से कोई प्रतिक्रिया उभरती उससे पहले ही तेनालीराम ने दरबार में प्रवेश किया और अपने आसन पर बैठ गए। महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की ओर देखा तो पाया कि वह किसी गहन चिंता में डूबा है। महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को चिंता में डूबकर देखकर पूछा कि क्या बात है तेनालीराम, आज कुछ विचित्र मुद्रा में हो। 3 दिनों तक यहाँ आए ही नहीं, कोई सूचना भी नहीं दी। महाराज बीच में ही बोलते हुए तेनालीराम के कहा कि अभी तो आप इन 5 जोड़ों को अविलंब कारागार में भेज दें। इन लोगों पर ग्रामीणों के बीच अफवाह फैलाकर उनके आतंकित करने का आरोप है। उनके अफवाह फैलाने के प्रयास का पर्याप्त साक्ष्य मेरे पास है। मैंने इन्हें इस कार्य में संलग्न पाया है। शेष बातें मैं बाद में करूँगा। महाराज कृष्णदेवराय ने अविलंब सभा विसर्जित कर दी। फिर तेनालीराम से कहा, आप कहो तेनालीराम, कहाँ रहे थे 3 दिन और क्या करते रहे और इतने गंभीर क्यों हो? महाराज चिंता की बात है कि विजयनगर में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। अभी जिन जोड़ों को कारागार में भेजा गया है वे सभी पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड के रहने वाले हैं। इससे पहले जो लोग मवेशियों की खरीदी बिक्री के मामले में पकड़े गए थे वे लोग भी उसी राज्य के रहने वाले हैं। महाराज मैंने जो सूचनाएं एकत्रित की उनमें से सबसे चिंता की बात है कि सप्तद्वीप नौखंड का राजा विचित्रभानु बहुत ही
भी महत्वाकांक्षी है और अपने धन लोलुपता के कारण उसने अपने राज्य में विविध निःशुल्कों का प्रावधान किया है, जिससे उसकी प्रजा त्रस्त है। हमारे लिए यह सूचना सतर्क करने वाली बात है कि पड़ोसी राज्य कि सप्तद्वीप नौखंड में तेज गति से सशस्त्र सेना का विकास हो रहा है। विजयनगर के सीमांत क्षेत्रों में सप्त नौखंड के सैनिकों की गतिविधियां बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तद्वीप नौखंड के सैनिक किसी सामरिक दायरे में, इसलिए महाराज मेरी सलाह है कि सेनापति को आप स्थितियों की सूचना दे दे और उन्हें निर्देश दे दे कि विजयनगर की सीमाओं पर अपने चौकसी बढ़ा दे। महत्वाकांक्षी धन लुलुप विचित्र भानु का अब हमारी सीमाओं का अतिक्रमण का उत्सुक हो गया है, कहा नहीं जा सकता। यह सब कहते समय तेनालीराम के चेहरे पर अपूर्व गंभीरता छाई हुई थी। उसकी आंखों में ऐसे दूरदृष्टा भाव थे जिन्हें देखकर यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि तेनालीराम विजयनगर के दरबार में एक विदूषक मात्र है, जिसका काम महाराज कृष्णदेव राय को हंसाने का है और समय समय पर दरबारियों को अपने चुटकुले हास्य प्रयोग प्रलंबित करने का है। महाराज कृष्णदेव राय अभी तक तेनालीराम की बातें गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि तेनालीराम, आखिर तुम इस गंभीर निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? महाराज तेनालीराम ने उत्तर दिया, मैंने अपने विश्वस्त अनुचरों को कुछ दिनों ही सप्तद्वीप नौखंड भेज दिया था। जिस दिन मवेशियों को कम मूल्य पर खरीदने के प्रयास में कुछ लोग पकड़े गए थे। मेरे विश्वस्त अनुचरों में प्रशिक्षित गुप्तचरों जैसी सामर्थ्य है। उन्होंने सप्तद्वीप नौखंड से सूचनाएं एकत्रित की। इन सूचनाओं यह स्पष्ट हो गया कि विजयनगर में सप्तद्वीप नौखंड के भेदी ये सक्रिय है। महाराज, आप एक कार्य करो और अविलंब करें कि जितने भी लोग मेरे अनुरोध पर कारागार में डाले हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ करें। अभी भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ जाएंगे। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने तेनालीराम को कहा, ठीक है तेनालीराम, अब कल बातें होगी, तुम अब अपना कार्य करो और मैं अपना कार्य करूंगा। तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय का अभिवादन करके दरबार से लौट गया। महाराज कृष्णदेव राय से मिलने मध्य रात्रि में सुरक्षा अधिकारी और कारागार अधिकारी आए। गुप्त मंत्रणा कक्ष में बातें हो रही थी। कारागार अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी को विदा करने के बाद महाराज कृष्णदेव राय ने सुरक्षा प्रहरी को एक अतिरिक्त घोड़े के साथ तेनालीराम के घर जाकर उन्हें यथाशील बुला लाने के लिए कहा। थोड़ी देर में सुरक्षा प्रहरी के साथ घोड़े पर सवार तेनालीराम वहां पहुंच गए। उन्हें अविलंब महाराज के गुप्त मंत्रणा कक्ष में प्रवेश मिला। महाराज कृष्णदेव राय अपने आसन पर विराजमान थे। उनकी आंखें लाल थी। रात भर जगने की थकान के लक्षण उनके चेहरे पर विराजमान थे। तेनालीराम की ओर थकी दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहा, जैसे तुमने संकेत दिया था। तेनालीराम एक आसन पर जैसे ही बैठा, कृष्णदेव राय महाराज ने अपने आसन से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे चलते हुए तेनालीराम के पास आ गए और तेनालीराम के कंधों पर हाथ रखकर बोला, तेनालीराम, तुम्हारा अनुमान सही था। तुम्हारे द्वारा पकड़े गए लोग सप्तद्वीप खंड के हैं, गुप्तचर संगठन के सदस्य हैं। वे 5 जोड़े विजयनगर के गांव में यह अफवाहें फैला रहे थे। पड़ोसी राज्यों में मवेशियों की महामारी फैली है और इस महामारी में स्वस्थ गाय ही मर रहे हैं। इस अफवाह का उद्देश्य था कि लोग इस अफवाह में घबरा जाए और कम कीमत में अपने गाय बेच दे। मवेशी व्यापारियों का दल भी यहाँ सप्तद्वीप नौखंड के गुप्तचर संगठन ने ही भेजा था। तुम्हारी यह सूचना भी सही है कि विजयनगर के सीमा क्षेत्र में सप्तद्वीप नौखंड की सेना गतिविधि चिंताजनक रूप से बढ़ गई है। अब मुझे परामर्श दो कि हमें क्या करना चाहिए। हम शांति प्रिय है, किंतु हम अपनी अस्मिता की रक्षा करना भी जानते हैं। महाराज कृष्णदेव राय के गंभीर चेहरे को देखकर थोड़ी चुप्पी के बाद सहज स्वर में तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप सप्तद्वीप नौखंड के महाराज विचित्र भानु को एक प्रतिवाद पत्र भेजे जिसमें कहा गया है कि सप्तद्वीप नौखंड के ऐसे भी गुप्तचर गिरफ्तार कर लिए गए जो विजयनगर में अराजक गतिविधियों के संलग्न थे। गतिविधियों की नहीं रोकी गई तो हम विवश होकर अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य है। ऐसे में पड़ोसी राज्य होने की मर्यादा का ध्यान रखना हमारा लिए अवश्य नहीं रह जाएगा। विचित्र भानु इस पत्र को पढ़कर क्रोधित हो गया। उसने अपने बाहुबल और सैन्य संगठन पर बहुत घमंड था। क्रोधावेग में उसने विजयनगर के महाराज के पत्रवाहक दूत से कहा, जाओ महाराज कृष्णदेव राय को कहो कि गुप्तचरों का अविलंब कारागार से मुक्त कर दे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए रेडी हो। हम उन्हें 3 दिनों की समय देते हैं। 3 दिनों में हमारे आदमी गुप्तचर अगर नहीं पहुंचे तो विजयनगर में भयंकर युद्ध होगा। दूत ने लौटकर कृष्णदेव राय को यह सब कहा है
और फिर 3 दिन बाद विजयनगर की सीमा पर भीषण संग्राम मच गया। इन घनघोर युद्ध में सप्तद्वीप नौखंड के राजा विचित्र भानु को स्वयं महाराज कृष्णदेवराय ने पराजित कर बंदी बना लिया। युद्ध बाद के थमने के बाद विजयनगर में एक विजय उत्सव का आयोजन कर लिया। इस आयोजन में तेनेली राम एक त्रिपुंडधारी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। विजय जल्लोष में विजयनगर की प्रजा भी शामिल थी। महाराज कृष्णदेवराय ने सप्तद्वीप नौखंड के बंदी राजा विचित्र भानु को उचित आसन देकर बैठाया। यह समारोह सैन्य बलों के उत्साहवर्धन के लिए था, इसलिए आयोजन में सेना के जवानों द्वारा विविध सैन्य कलाओं का प्रदर्शन हो रहा था। इसी बीच एक पारदर्शी पात्र में पानी लेकर तेनाली राम मंच पर आया और बोला, बंधुओं, ये जल पात्र विजयनगर है के निवासी इसमें भरे पानी की तरह है, जिन्हें कोई भी खंडित नहीं कर सकता। पानी निकालो थोड़ा सा इस पात्र से, देखो इसमें कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा, पानी समानता में बटेगा और यह पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड हमारे लिए इस पुड़ियों की तरह है। तेनालीराम ने अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाकर लोगों को दिखाया। उसकी उंगलियों में एक पुड़िया दबी थी। तेनालीराम ने उस पुड़ियों को पानी में डाला। पात्र का पानी लाल हो उठा, लेकिन पुड़िया पानी में गल गई। लोग हंसने लगा। तेनालीराम ने फिर लोगों से पूछा, समझ गए? फिर से संवेद स्वर उभरा, मिट गया सप्तद्वीप नौखंड का अस्तित्व। तभी सप्तद्वीप नौखंड का महाराज विचित्र भानु अपने आसन से उठा और महाराज कृष्णदेवराय के सम्मुख घुटने के बल खड़ा होकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे अपराध क्षमा करो। और इसके बाद उससे गले से कोई बुल नहीं फूटा। महाराज कृष्णदेवराय ने विचित्र भानु को कंधा पकड़कर उठाया। उसी समय तेनालीराम ने कहा और आरंभ हुआ नया सह अस्तित्व। की प्रजा की तालियों की अनुगूंज के बीच महाराज कृष्णदेवराय सप्तद्वीप नौखंड के राजा विचित्र भानु को क्षमा कर अपने गले से लगा रहे थे।